पंकज आजकल अपनी पत्नी रीना को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान था क्योंकि उसकी पत्नी रीना को कैंसर हो गया था। रीना उसे कहने लगी, देखो पंकज, मैं जानती हूँ तुम्हारे भाई कभी भी अपना हिस्सा तुम्हें नहीं देंगे और मैं इस बीमारी से तड़प तड़प कर मर जाऊंगी। अभी यह बात रीना की ज़बान पर आई ही थी कि पंकज तड़प कर उससे कहने लगा, चाहे मैं कुछ भी करूँ लेकिन तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। तुम मुझ पर भरोसा रखो। आज ही अपने भाइयों से बात करूंगा। मुझे विश्वास है वह कभी भी मुझे पैसों के लिए इनकार नहीं करेंगे। वह लोग कभी भी अपना हिस्सा तुम्हें नहीं देने वाले। वह भला क्यों करोड़ों रुपए की संपत्ति तुम्हें देंगे, और वह भी सिर्फ मेरे इलाज के लिए। पंकज के पिता की एक बहुत बड़ी स्टील की फैक्ट्री थी और उनके घर में पैसे की कोई कमी नहीं थी। पंकज अपने चारों भाइयों में सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा था। जब उसके पिता की मौत हो गई तो उसे यही डर लगा रहता था कि छोटे भाई उससे अलग ना हो जाएं। उसने अपने पिता की मौत के बाद अपने भाइयों को इकट्ठा किया और कहा कि हमारे पिता ने हमें यही सिखाया है कि एक साथ रहने में ही भलाई है। अगर हम सब भाई मिलकर इस फैक्ट्री पर मेहनत करेंगे तो इससे हमारे सारे काम बनते चले जाएंगे। लेकिन अगर हमने इस फैक्ट्री को बेचकर अलग अलग रास्ते चुन लिए तो कोई भाई बहुत अच्छा कमा लेगा और कोई बिल्कुल गरीब रह जाएगा। सभी भाइयों को उसकी बात अच्छी लगी और फिर उन्होंने मिलकर मेहनत की और सब ने अपने अपने घर इसी फैक्ट्री की कमाई से बना लिए। सबके ही घरों में खुशहाली का राज था। रीना और पंकज की शादी के 4-5 साल बाद ही रीना को कैंसर जैसी बीमारी ने घेर लिया। उसकी बीमारी के इलाज के लिए अब पंकज को लाखों करोड़ों रुपए की ज़रूरत थी, क्योंकि इस बीमारी का इलाज हो तो सकता था लेकिन बहुत ज़्यादा महंगा था। इसीलिए डॉक्टर ने पंकज से कहा था कि वह विदेश में जाकर इलाज करवाए तो उसकी पत्नी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। पंकज को पूरा विश्वास था कि जिस तरह उसने अपने छोटे भाइयों को एक पिता बनकर संभाला है और फैक्ट्री को तरक्की दी, उसके भाई भी उसका साथ ज़रूर देंगे। कुछ देर के बाद उसके तीनों भाई उसके घर पर आ चुके थे। पंकज ने अपनी पत्नी की सारी रिपोर्ट्स उनके सामने टेबल पर रख दी और कहने लगा कि मेरी पत्नी को कैंसर हो चुका है और मेरे पास इतना पैसा नहीं कि मैं इसका पूरी तरह इलाज करवा सकूं। इसीलिए मुझे ये फैक्ट्री मजबूरन बेचनी पड़ेगी। यह सुनकर सारे भाई खामोश हो गए थे। छोटे भाई ने हिम्मत करके ये कहा, देखो भाई, तुम जानते हो हम सबकी रोज़ी रोटी इसी फैक्ट्री से है। अगर यह बिक गई तो हम लोग सड़क पर आ जाएंगे। पंकज कहने लगा, मेरे लिए इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरी मेरी पत्नी है। अब मैं उसे इस हालत में अकेला नहीं छोड़ सकता, जबकि उसे मेरी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पैसा तो आनी जानी चीज़ है, लेकिन वह ज़िंदगी की शादी है। इस समय उस पर मुश्किल का समय आया है तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं उसका साथ निभाऊं और उसकी पूरी तरह से इलाज कराऊं। फिर उसके छोटे भाई ने कहा, तुम चिंता ना करो, हम तुम्हारा साथ देंगे। इस फैक्ट्री को आप बेच दो और जितने पैसे भाभी के इलाज के लिए चाहिए आप रख लो, और हम थोड़े पैसों से ही काम शुरू कर लेंगे। हम अपनी आंखों के सामने भाभी को यूं मरते हुए नहीं देख सकते। रिश्ते निभाना तो कोई इन भाइयों से सीखता। पंकज ने फैक्ट्री बेच दी और पैसों का एक हिस्सा अपने भाइयों को काम करने के लिए दिया और बाकी के सारे पैसे लेकर रीना को लेकर अमेरिका चला गया, जहां डॉक्टर ने उसे उम्मीद तो दिलाई थी लेकिन ये भी कहा था कि ये एक बहुत तकलीफ देने वाला इलाज है। पंकज ने डॉक्टर से कहा था, जितना पैसा लगना है लगाइए, पर मेरी पत्नी को कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि वह पंकज अपनी पत्नी को हौसला देता था कि तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी, देखना, फिर हम वापस अपने घर चलेंगे और चारों तरफ खुशियाँ होंगी। कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाली तेज़ दवाइयों की वजह से रीना के सिर के सारे बाल उड़ने लगे, आंखें अंदर धंस गईं और चारों तरफ काले निशान बन गए थे। वह बहुत खूबसूरत थी, लेकिन धीरे धीरे अब उसकी सारी सुंदरता ख़त्म हो गई थी और वह हड्डियों का ढांचा लगने लगी थी। जब खुद को आईने में देखती तो फूट फूट कर रोने लगती। पंकज उसे तसल्ली देता कि तुम मेरे लिए आज भी उतनी ही सुंदर हो जितनी पहले थी। धीरे धीरे वह मुश्किल समय कट गया और उसके बाद रीना बिल्कुल ठीक होती चली गई। उसकी बीमारी जड़ से ख़त्म हो चुकी थी। रीना की बीमारी पर इतना पैसा उठ चुका था कि अब पंकज लगभग कंगाल हो चुका था। उसके पास इतना भी पैसा नहीं था कि वह अपना घर ही खरीद सकता, लेकिन उसके भाइयों ने उसके हालात को देखकर उसे अपने घर का एक हिस्सा रहने के लिए दे दिया
और अपने बिजनेस में भी पंकज को अपने साथ लगा लिया था। अपने भाइयों का प्यार देखकर पंकज की आंखें छलक आई थी। जिंदगी दोबारा अपनी रफ्तार से चलने लगी थी, लेकिन पंकज को रीना अब बड़ी चुप-चुप सी लगती थी। न जाने किन ख्यालों में गुम रहती थी। पंकज ने उससे कहा भी कि उसकी बीमारी अब बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, वह बिल्कुल ठीक है, इसीलिए पिछली बातों को भूल जाए। कुछ महीनों में ही उसकी सेहत दोबारा से अच्छी हो गई थी, उसका रंग रूप सब कुछ वापस आ गया था। लेकिन एक बात जो रीना ने पंकज से कही, जिसे वह सोच भी नहीं सकता था कि वह रीना के मुंह से कभी ये भी सुनेगा। पंकज खाना खा रहा था जब रीना किसी गहरी सोच में गुम थी। पंकज ने कहा, तुम सोचती क्या रहती हो, मुझे बताओ। लेकिन रीना ने नहीं में सर हिला दिया। लेकिन जब वह रात को सोने के लिए कमरे में गए तो रीना कहने लगी, मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है। पंकज कहने लगा, बताओ क्या कहना है। जब तक तुम परेशानी नहीं बताओगी तो कैसे हल निकलेगा। वह कहने लगी कि मुझे तुमसे तलाक चाहिए, मैं तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहती। उसकी यह बात सुनकर पंकज को ऐसा लगा जैसे उसके दिल में किसी ने तीर मार दिया हो। वह खामोशी से आंखें खोले उसे देखता ही रह गया। उसे हैरानी का झटका लगा था। ये तुम क्या कह रही हो, होश में तो हो ना। पहली बार पंकज ने रीना से तेज़ आवाज़ में बात की थी। वह रोने लगी, कहने लगी, मेरी ज़बरदस्ती तुम्हारे साथ शादी कर दी गई थी, जबकि मैंने अपनी पसंद अपने पिता को बताई थी। मैं बहुत पहले तुम्हें सब कुछ बता देना चाहती थी, लेकिन फिर मुझे जिस बीमारी ने घेर लिया था, कुछ समय पहले ही वह लड़का मुझे दोबारा नज़र आ गया है। अब अक्सर वह मुझे फ़ोन करता है, मुझसे बातें करता है, यहाँ तक कि उसने मेरे कारण शादी भी नहीं की। अब अगर मैं उसकी ना हो सकी तो दोबारा से ऐसी कैंसर जैसी बीमारी में पड़ जाऊंगी और वह भी मेरी खातिर मर जाएगा। मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। अब मुझे ये रिश्ता बोझ लगने लगा है। मुझे इस रिश्ते से आज़ादी चाहिए। यह सुनकर तो पंकज कहने लगा, तुम पागल हो चुकी हो। मैं तुम्हें किसी भी तरह नहीं छोड़ूंगा। तुम मेरी पत्नी हो, मैंने हर मुश्किल समय तुम्हारे साथ काटा है। तुम कैसे मुझसे इतनी बड़ी बात कह सकती हो। पंकज ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वह अपनी ज़िद पर अड़ी रही। पंकज बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगा था। इसी उलझन में एक हफ्ता गुजर गया। यह बात उसके भाइयों ने भी नोट की थी। वह उससे पूछने भी लगे, लेकिन पंकज उनको क्या बताता कि उसकी पत्नी तलाक मांग रही है। पंकज एक रात बहुत देर से घर गया था। यूं ही सड़कों पर घूमता फिर रहा था कि उसकी पत्नी उससे एक बार फिर तलाक के बारे में बात ना करे। लेकिन जब वह घर गया तो उसकी पत्नी तो जैसे उसके इंतज़ार में ही बैठी थी। पंकज के आते ही कहने लगी, तुम मुझे अभी के अभी तलाक दो, मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। यह सुनकर पंकज गुस्से से चिल्ला उठा। उसका सब्र अब जवाब दे गया था। कहने लगा, जो मर्जी है कर लो, मैं तुम्हें तलाक किसी हाल नहीं दूंगा। तुम मेरी पत्नी थी और हमेशा रहोगी। उन दोनों की आवाज़ सुनकर नीचे पोर्शन में रहने वाला छोटा भाई और उसकी पत्नी ऊपर आ चुके थे। कुछ पलों में वह सारी बात समझ चुके थे। देवरानी ने रीना को समझाना चाहा, लेकिन वह सबसे ही उखड़ चुकी थी। वह घर ही छोड़कर चली गई। अगले दिन पंकज को भी नोटिस मिल गया था। अदालत में पेश होना था। पंकज कभी सोच भी नहीं सकता था कि रीना एकदम से उसके इतने खिलाफ भी हो सकती है। वह सिसक के रोने लगा। पंकज अपने सभी भाइयों के साथ कोर्ट में गया। कोर्ट में जाते ही उसे रीना सामने खड़ी मिल गई थी, जो कि उस लड़के के साथ वहाँ पर मौजूद थी। जब पंकज की गवाही हुई तो उसने तलाक देने से साफ इनकार कर दिया। लेकिन रीना फूट फूट कर रोने लगी। रो रो कर जो बातें उसने अदालत में कहीं, वह सुनकर तो जैसे पंकज को अपनी सारी मोहब्बत भी बेमानी सी लगने लगी थी। उसे तो बस अपने कानों में रीना के शब्द सुनाई दे रहे थे, जो कह रही थी कि मेरा पति मुझ पर बहुत अत्याचार करता है। उसकी वजह से मुझे कैंसर जैसी बीमारी हो गई थी। उसका बस चलता तो मुझे मरने के लिए ही छोड़ देता। इसीलिए मैं इससे तलाक चाहती हूँ और अपनी नई ज़िंदगी शुरू करना चाहती हूँ। पंकज तो जैसे सन खड़ा रह गया था। यहाँ तक कि कोर्ट में बैठे उसके भाई बोल रहे थे कि भाभी क्यों झूठ बोल रही हो। आपने अपने भाई के किरदार और उसकी मोहब्बत के वह गवाह थे। क्या कुछ नहीं देखा आपकी खातिर उन्होंने। रीना को जब लगा कि पंकज का पलड़ा भारी हो रहा है तो उसने झूठी कसम भी खा ली और रोते हुए पंकज को देखा। पंकज वहीं खड़ा आंसू भरी नज़रों से सिर्फ देखे जा रहा था। रीना अपनी हर बात कहे जा रही थी। कहने लगी, अगर मैं इसके साथ चली गई
तो अब की बार इसके घर से मेरी लाश ही निकलेगी। मैं इस इंसान के साथ नहीं रह सकती। जज साहब, मुझे इंसाफ दिलाइए, इस इंसान से तलाक दिलवाइए। जब रीना को ऐसा कहते हुए देखा तो जज ने भी रीना के हक़ में ही फ़ैसला सुना दिया और न सिर्फ पंकज को तलाक देने का हुक्म दिया बल्कि बीवी पर जुल्म करने के ख़िलाफ़ भारी जुर्माना भरने को भी कहा। रीना वहाँ से जा चुकी थी, जबकि पंकज सारी रात कमरे के कोने में बैठा सोचता रहा कि आखिर कहाँ कमी रह गई थी उसकी वफ़ादारी में कि उसकी पत्नी ने एक पराये इंसान के लिए उसको यूं सरेआम बदनाम कर दिया। लेकिन क्या किया जा सकता था? अदालत का आदेश था। उसने गवाहों के सामने न सिर्फ कागज़ पर साइन करके अपनी पत्नी को तलाक दी थी बल्कि ज़बान से भी बड़ी मुश्किल से बोला था और फिर कहा कि रीना, ज़िंदगी के किसी न किसी मोड़ पर तुम्हें मेरी वफ़ादारी, मेरी मोहब्बत याद आएगी और फिर तुम रो रो कर मुझे पुकारोगी, लेकिन मैं नहीं आऊँगा। इतना कहकर पंकज आंखों को साफ करता हुआ वहाँ से निकल गया था। जुर्माने की रकम अदा करने में अभी 2 हफ्ते का समय था। सारा पैसा तो रीना के इलाज पर खर्च हो चुका था। अब दोबारा भाइयों के आगे हाथ फैलाना पंकज के लिए शर्मिंदगी की वजह बनता, लेकिन अब पैसे तो हर हाल में अदा करने ही थे। वह इस नतीजे पर पहुंचा कि उसके पास जो भी रकम है उसमें कुछ भाइयों से उधार लेकर वह जुर्माना अदा करेगा और फिर बगैर कोई तनख्वाह लिए भाइयों की फैक्ट्री में काम करेगा। दरअसल ये फैक्ट्री उसके भाइयों की ही लगाई हुई थी। उसने सोचा कि भाइयों की फैक्ट्री में काम करके दोबारा से कुछ सालों में अपनी फैक्ट्री बनाएगा और फिर विरासत में मिली हुई फैक्ट्री का जो हिस्सा उसने अपने भाइयों को लेकर इलाज में लगाया था वह अपने भाइयों को वापस लौटा देगा। लेकिन वह तो जैसे कर्ज में ही डूबता चला जा रहा था। वह झिझकते हुए अपने भाई के कमरे की तरफ गया। जैसे ही वह दरवाजे पर पहुंचा, उसे अंदर से अपने भाई की पत्नी की आवाज़ सुनाई दी, जो अपने पति से कह रही थी कि जितना भारी जुर्माना जज ने पंकज भैया पर लगाया है, अब वह भला कैसे अदा करेंगे। पहले भी उन्होंने हमारा हिस्सा खाकर अपनी पत्नी पर लगा दिया। अरे बेवफा औरत, इससे तो मर ही जाती तो अच्छा था। अब ये ना हो कि एक बार फिर वह हमसे पैसे मांगे। थोड़े बहुत हालात तो अब हमारे जाकर कहीं अच्छे हुए हैं। एक बार फिर ना आप ये सब कुछ बेचने लग जाना। ये बात सुनकर पंकज तो जैसे टूट गया था। वह वहाँ से पलटने लगा, लेकिन तभी उसे अपने छोटे भाई की आवाज़ आई, जो बड़े ही गुस्से से अपनी पत्नी को डांट कर बोल रहा था कि तुम होती कौन हो मुझे ऐसी सलाह देने वाली। वह हमारे बड़े भैया हैं, वह हमारे बाप की जगह हैं। अरे हमें तो बिज़नेस का और फैक्ट्री संभालने का ज़रा भी पता नहीं था। ये भाई ही तो थे जिन्होंने हमें तरक्की की बुलंदियों तक पहुंचाया। हमारे एक पिता की तरह से ख्याल रखा, हमें औलाद की तरह पाला। अगर तुम्हारे माता पिता पर कोई परेशानी या मुसीबत आ जाएगी तो क्या तुम एक तरफ खड़े होकर तमाशा देखोगी? नहीं ना। हमारे भाई हमारे माता पिता की जगह हैं। अगर उन्होंने कहा तो हम अपनी ये फैमिली तक बेचकर उन्हें दे देंगे, लेकिन उन्हें किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने देंगे। पंकज ने जब अपने भाई की यह बात सुनी तो उसके रोंगटे खड़े हो गए थे। उसके भाई कितनी ज़्यादा उससे मोहब्बत करते थे, लेकिन वह अपने भाइयों के बोझ तले दबता चला जा रहा था। उसकी खुददारी इस बात की अनुमति नहीं दे रही थी। अगले दिन उसके भाई आए और पंकज के मांगे बिना ही दोनों भाइयों ने जुर्माने के पैसे पंकज के हाथ पर रखे थे। पंकज का सर शर्म से झुका था। कहने लगा कि फ़िक्र ना करो, मैं तुम लोगों के एक एक पाई लौटा दूंगा। इस पैसे से जुर्माना भर गया, लेकिन अब पंकज खाली हाथ हो चुका था। वह फैक्ट्री में काम तो करता था, लेकिन पैसे नहीं लेता था। फिर भी भाई उसकी हर ज़रूरत का ख्याल रखते और ज़बरदस्ती कुछ रुपये उसकी जेब में डाल देते थे। एक दिन पंकज के एक दोस्त का फ़ोन आया जो विदेश में रहता था। उसने पंकज के हालचाल पूछने के लिए फ़ोन किया था। जब उसे पंकज की इस परेशानी का पता चला और सारे हालात पता चले तो उसने पंकज को विदेश बुलाने को कहा कि तुम यहाँ आओ, हम यहाँ पर अपना काम शुरू करके सारा मामला ठीक कर लेंगे। पंकज ने भाइयों से सलाह की और यूं भाइयों को अलविदा कहकर वह विदेश चला गया। उसका दोस्त भी उसके भाइयों जैसा ही था। कुछ दिनों तो उसने एक फैक्ट्री में काम किया। फिर एक दिन बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन पंकज और उसके दोस्त से मिला। उनसे कहने लगा कि मैंने तो सुना है कि तुम इंडिया में एक बहुत बड़ी फैक्ट्री के मालिक थे, लेकिन फिर कुछ घरेलू मसलों की वजह से तुमने सब कुछ बेच दिया। यह सुनकर पंकज ने हाँ में सिर हिलाया। वह आदमी कहने लगा,
कि मेरे पास इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा है, लेकिन जो दिमाग तुम्हारे पास है वह मेरे पास नहीं। मैं चाहता हूँ तुम मेरे पार्टनर बन जाओ। हम पार्टनर बनकर काम करेंगे। जो भी फ़ायदा होगा हम पार्टनरशिप पर हासिल करेंगे। पंकज को भी ऐसे ही सुनहरे मौके की तलाश थी। उसने दिन रात एक करके मेहनत करना शुरू कर दी और यूं वह फैक्ट्री दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करने लगी। जैसे ही उस फैक्ट्री का फ़ायदा होना शुरू हुआ तो पंकज ने फ़ौरन अपने भाइयों को वहाँ पर बुला लिया। उसके सारे भाई वहाँ आ चुके थे। उस फैक्ट्री के साथ ही उन चारों भाइयों ने दोबारा से अपनी स्टील की फैक्ट्री शुरू कर ली थी। उस फैक्ट्री से उन्हें इतना फ़ायदा पहुंचा कि इतना तो उन्हें इंडिया में रहते हुए भी नहीं हुआ था। उनकी फैक्ट्री नंबर 1 पर आ चुकी थी। उसके साथ ही पंकज ने कई गरीब घर और अस्पतालों में रुपया पैसा देना शुरू कर दिया। और एक बार वह मीटिंग के सिलसिले में किसी दूसरे देश गया हुआ था। जब उसने कैंसर के अस्पताल के बारे में चंदा इकट्ठा करने वालों से मुलाकात की, उसने कई लाख रुपए का चंदा अस्पताल के मरीजों के लिए दिया था। जब वह खुद अस्पताल में गया तो एक आवाज़ उसके कान से टकराई, जिसे सुनकर उसके कदम वहीं रुक गए थे। पंकज, मुझे माफ़ कर दो, एक बार पलट आओ। पंकज, मैं मर जाऊंगी, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, काश तुम पलट आते। एक ही सांस में ये आवाज़ आ रही थी। पंकज के कदम उसे आवाज़ की तरफ जाने लगे। जैसे ही पर्दा हटा, सामने रीना एक बेड पर लेटी थी। उसकी हालत तो पहले से भी ज़्यादा बुरी हो चुकी थी। एक बार फिर कैंसर ने उसे जकड़ लिया था और वह भी आखिरी स्टेज पर थी। पंकज उसके पास खड़ा था। रीना को विश्वास ही नहीं आ रहा था कि पंकज उसके पास खड़ा है। वह फूट फूट कर रोने लगी, कहने लगी, कहीं मैं ये सपना तो नहीं देख रही। जिस इंसान की खातिर मैंने तुम्हें छोड़ा था वह मुझे छोड़कर जा चुका है। जब से उसको पता चला कि मैं कैंसर की रोगी हूँ तो वह मुझे यहाँ इस सरकारी अस्पताल में छोड़कर जा चुका है और कुछ दिन पहले ही उसने तलाक के कागज़ भेजे थे। पंकज ने जब उसकी ये दास्तान सुनी तो बस गहरी सांस लेकर रह गया। पंकज के पास तो अपना सब कुछ पहले से भी 1000 गुना बढ़कर वापस आ चुका था, लेकिन उसकी पत्नी जो उसे ठुकरा चुकी थी आज रो रो कर उसे पुकार रही थी। लेकिन पंकज लौटकर उसके पास नहीं गया। हाँ, उसने अस्पताल में रीना के इलाज के लिए अलग से रकम दी थी कि उसके इलाज में कोई कमी ना हो, लेकिन उसके बाद भी वह नहीं बच सकी और उसकी मौत हो गई थी। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि इंसान कर्म करने में मनमानी तो कर सकता है, लेकिन फल भोगने में नहीं। यानी अच्छे या बुरे कर्म इंसान के खुद के हाथ में होते हैं कि चाहे वह अच्छा करे या बुरा, लेकिन उसे फल उसी के मुताबिक मिलना होता है। अच्छे कर्म का फल अच्छा होता है, बुरे कर्म का फल बुरा भोगना ही पड़ता है। तो ये थी हमारी आज की कहानी। इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। हमारा चैनल है FR हिंदी स्टोरी। तो मिलते हैं ऐसी ही सीख देने वाली दिलचस्प कहानियों के साथ। आपकी कहानी देखने के लिए, अपना कीमती समय हमें देने के लिए बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।